मेरी तरह दिखने वाला बच्चा मिले या मेरे फीचर्स का बच्चा मिले, उसके आइज़ का कलर मेरे जैसा हो, कॉम्प्लेक्शन मेरी फैमिली से मैच करे। इवन इफ कपल इज़ डार्क कॉम्प्लेक्शन, दे स्टिल प्रेफर टू गो फॉर अ फेयर कॉम्प्लेक्शन चाइल्ड। या फिर सबको ऐसा बच्चा चाहिए होता है जो जॉनसन बेबी के एड में दिखता है। एम्पिरिया कनेक्ट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम अडॉप्शन और उससे जुड़े कई पहलुओं के बारे में समझेंगे। अडॉप्शन एक ऐसा तरीका है जिससे अनगिनत परिवारों को खुशियाँ मिली है। अगर आप अडॉप्शन के माध्यम से एक बच्चे को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो आइए मिलते हैं लूसी मैथ्यूज से। लूसी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू माधवी, प्लेजर इज़ ऑल माइन। आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे कपल्स को कंसल्ट भी किया होगा, तो आपको क्या लगता है किस एज में कपल अडॉप्शन के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं? एडॉप्शन के लिए सोचने वाली एज ऐसे कोई फिक्स्ड तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल और इमोशनल एंड सोशल डिसीजन है जो सिंगल इंडिविजुअल और कपल्स अपने लिए बनाते हैं। तो हर किसी की सरकमस्टेंसेस और उनके अपने विचार, उनकी अपनी ग्रूमिंग, उनकी अपनी सोशल लाइफ, इसको ध्यान में रखते हुए हर कोई कपल अपने अलग अलग एज में इसके बारे में सोचने लगता है। सो वी डू हैव एग्जाम्पल वेयर सुष्मिता सेन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कहीं जगह पे सोशल मीडिया पे कि उन्होंने काफ़ी अर्ली एज में अपनी एडॉप्शन जर्नी को शुरू करने के बारे में सोचा। वही कुछ कपल ऐसे भी हैं जहाँ वो अपने 40s में या 50s में भी एडॉप्शन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सो देयर इज़ अ वाइड वैरायटी वी कैन से। हम कई बार देखते हैं कि IVF काम नहीं करता है या फिर और भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जो है वो काम नहीं करती है, तो अक्सर बोला जाता है कि आप अडॉप्शन के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। क्या एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि अडॉप्शन करना चाहिए बच्चों का? ये एक रीज़न डेफिनेटली है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली वन। सो उसमें कई तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशंस है जिसकी वजह से लोग एडॉप्शन की ओर अभी देख रहे हैं। एक तो सिटी एरियाज़ में एडॉप्शन को लेके काफ़ी अच्छा अवेयरनेस है, वो भी एक रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अब एडॉप्शन के थ्रू अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं। IVF यस, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं, लॉन्गर टर्म ये ट्रीटमेंट्स चलती है, इस ट्रीटमेंट्स की बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स भी है। कई सारी साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही, बट सोशली भी लोगों को परेशानी आती है क्योंकि बेबी जल्दी हो नहीं रहा है। आजू बाजू वाले इन लॉज बातें सुनाते हैं, ताने मार रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर कपल्स अपने आप में डिस्कस करके भी अपना डिसीजन बनाते हैं कि इस पेनफुल जर्नी से जाए या एक खुशियाँ लाने की जर्नी और भी उसको पीसफुल बनाने की कोशिश करे। तो वो अपना अपना डिसीजन है, अपने अपने अनुभव है लोगों के, उस हिसाब से वो अपने इस डिसीजन पे आ जाते हैं। कोई एज क्राइटेरिया है कि कौन अडॉप्ट कर सकता है, अडॉप्शन के लिए कौन जा सकता है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल। एडॉप्शन की जो कारा में गाइडलाइन दी गई है, कारा हालांकि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एक नोडल एजेंसी है जो एडॉप्शन को गवर्न करती है इंडिया में, इंटर कंट्री एंड इन कंट्री की। तो इन्होंने एडॉप्शन की पूरी गाइडलाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको काफ़ी अच्छी तरह से उनकी वेबसाइट पे विस्तृत रूप से लिखा हुआ है, जिसको रेफ़र करके कपल ये जान सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है जिनको उनको ध्यान में लेना है एडॉप्शन के लिए डिसीजन बनाते समय। पर्टिकुलरली जो कपल होते हैं जो एडॉप्शन के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर वो 4 साल से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उन दोनों की जो कलेक्टिव एज की जो टोटल है वो 90 से नीचे होनी चाहिए। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की ही एज का टोटल जो है, हाँ, वो 90 के नीचे आना चाहिए। अच्छा। तब वो एलिजिबल है 4 साल से नीचे के बेबी को अडॉप्ट करने के लिए। उसी तरह से अगर 4 से 8 साल का बच्चा है तो उनकी कपल की एज जो है वो 100 होनी चाहिए। अगर कोई सिंगल
पर्सन अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनकी एज 50 होनी चाहिए। बिलो 4 के लिए सिमिलरली अगर सिंगल पर्सन अडॉप्ट कर रहा है तो उनकी एज 45 के नीचे होनी चाहिए। और सिमिलरली अगर 8 साल से 18 साल तक का कोई बच्चा गोद लेना चाह रहा है तो कपल की एज जो है वो 110 की नीचे होनी चाहिए। सिंगल पर्सन के लिए डेफिनेटली 55 के नीचे होनी चाहिए। बच्चों का भी एक एज ग्रुप होता होगा जो अडॉप्शन के लिए एलिजिबल होगा, ऐसा कुछ है क्राइटेरिया? जैसे पेरेंट्स के लिए वैसे बच्चों के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है? जी, तो अब जो नई कारा ने जो गाइडलाइन की है उसके हिसाब से 0 to 18 ईयर्स के बच्चों को एडॉप्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। Okay. हालांकि जो हमारी जो ऑर्फनेज की जो सिस्टम है जिसको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। सो 0 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो एडॉप्शन एजेंसी जिसको शिशु गृह बोला जाता है वहाँ पर रहते हैं और इन एडॉप्शन एजेंसी को लिस्टेड किया गया है, इनको लाइसेंस दी गई है बच्चे एडॉप्शन में देने के लिए। और जब बच्चा 6 साल का हो जाता है और किसी वजह से अगर उसकी एडॉप्शन नहीं हो पाती है तो ये बच्चा फिर बालगृह में शिफ्ट हो जाता है जिसको चिल्ड्रन होम बोला जाता है। अगेन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट है जहाँ पे 6 साल से 18 साल तक के बच्चे रहते हैं। बट बालगृह में एडॉप्शन की लाइसेंस नहीं होती है। बट कारा ने अब एक कदम ऐसा भी उठाया है जहाँ पे बालगृह और शिशु गृह को ऑनलाइन लिंक करा गया है। अच्छा। जिसके कारण जो 6 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी अब एडॉप्शन का ऑप्शन ओपन हो चुका है और एक परमानेंट रिहैबिलिटेशन की तरफ हम इन बच्चों को लेकर जा सकते हैं इस माध्यम से। तो जब कपल अडॉप्शन के बारे में सोचता है क्या इंडिविजुअल भी अडॉप्शन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सो सिंगल पर्सन अगर उनकी मैरिज किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुई है और वो डिवोर्सी है तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्राइटेरिया है ये है कि अगर सिंगल मेल है तो वो फीमेल बच्ची को शायद अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। उनको मेल बेबी के लिए ही सोचना होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर फीमेल सिंगल इंडिविजुअल है तो वो मेल या फीमेल कोई भी बच्चे को अपना सकते हैं। घर में बच्चा होता है तो एक माँ बाप ही नहीं, एक पूरी फैमिली, एक फ़ौज उनके पीछे रहती है। तो फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना, उनकी राय लेना कितना ज़रूरी है इस विषय में? नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तो पहले ये तो प्रोसेस का पार्ट ही है क्योंकि एडॉप्शन की जब प्रोसेस चलती है, आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है कारा में, डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है होम स्टडी रिपोर्ट। और ये होम स्टडी रिपोर्ट आप जो भी अडॉप्टिव प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव कपल है उनके घर पे सोशल वर्कर विज़िट करते हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल नेबरहुड में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैमिली और सोसाइटी कितनी तैयार है इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ये इस तरीके का डिसीजन ले रहे हो तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, आपकी नेबरहुड में आप इस रिलेटेड बात इनिशिएट करिए, उनका ओपिनियन लीजिए क्योंकि उनके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली होती है जब हम बच्चा पेरेंटिंग के लिए ले रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि इवन IVF होता है सेकेंड बेबी के लिए, क्या अडॉप्शन भी सेकेंड बेबी के लिए हो सकता है? ये तो हर किसी का अपना अपना पर्सनल डिसीजन है। अगेन इट इज़ बिटवीन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। उनको डिसाइड करना होगा कि वो पहला बच्चा अडॉप्शन थ्रू चाह रहे हैं या सेकंड बेबी अडॉप्शन थ्रू चाह रहे हैं। बट केसेस ऐसे भी है कि लोगों ने IVF ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, वो फ्रस्ट्रेट हुए, उन्होंने अडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया और अडॉप्शन से बेबी आया एंड IVF भी सक्सेसफुल हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि अडॉप्शन से हुआ जो बच्चा है उसके शायद लकी चार्म्स की वजह से हमारा अपना बच्चा भी आ रहा है और दोनों ही बच्चों को उन्होंने अपनाया है।
तो इस तरीके की भी डिसीजंस हैं। कई लोगों ने डेलिबरेटली फर्स्ट चाइल्ड अडॉप्ट किया है एंड फिर उनको अपना खुद बायोलॉजिकल बेबी भी हुआ है। तो अच्छा। ऐसे कई सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हैं और वो कोई मायने नहीं रखता है कि बच्चे कैसा घर किस वजह से या सही किस बात माध्यम है। से घर आया है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि किस तरह से लव एंड बॉन्डिंग हो रही है फैमिली के साथ, पेरेंट्स कितना बच्चे को हग्स एंड किसेस दे पा रहे हैं और बच्चे के लिए कितना टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, उस पर बॉन्ड स्ट्रेंथन होते हैं तो जब फैमिली के। पहला बेबी आपका बायोलॉजिकल है, आपका खुद का बेबी है, तो उसका भी एक कंसेंट लेना ज़रूरी है इस प्रोसेस में? जी, अगर बायोलॉजिकल बच्चा 7 साल की उम्र का है तो उस बच्चे का रिटन कंसेंट भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ओह! अडॉप्शन की ओके। प्रोसेस में। सेकेंडली अगर बच्चा बायोलॉजिकल बच्चा छोटा है और हम अगर कपल एडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस बच्चे को भी आप पूरी प्रोसेस में लें। ऐसा ना करें कि आपने बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के पास रखा है और फिर आप एडॉप्शन एजेंसी विज़िट करने जा रहे हो। अगर हो सके तो इस बच्चे को भी आप पूरी प्रोसेस का पार्ट बनाइए ताकि जो सिबलिंग राइवलरी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और जो नया आने वाला बच्चा है उसको भी उतना ही अपनापन मिले। ये हो गया जब आपके पास में एक बेबी है। आपके एनजीओ में आपने बहुत ट्विन्स देखे होंगे, सिबलिंग्स देखे होंगे, तो उनका भी अडॉप्शन होता है? जी, जी, बिल्कुल। इनफैक्ट पूरी अडॉप्शन प्रोसेस इस तरह से गवर्न होती है कि जहाँ पे ये ख़्याल रखा जाता है कि सिबलिंग या ट्विन्स अगर है, तो वो हो सकता है कि एक ही फैमिली में प्लेस हो जाए, ताकि उनका जो वो ब्लड रिलेशनशिप है, वो कहीं टूटे नहीं। तो ऐसी स्पेसिफ़िक एक कैटेगरी भी कारा ने मेंशन करी है, जब कपल रजिस्टर करते हैं, उनके पास चॉइस है कि वो एक बारी में सिंगल बेबी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या वो 2 या 3 बच्चों के सिबलिंग ग्रुप के लिए जा सकते हैं। ओह! तो ओके। पेरेंट्स अपना डिसीजन बना सकते हैं कि उनको अगर पॉसिबल है फाइनेंशियली एंड मेंटली, फिज़िकली, अगर वो एक साथ में मल्टीपल बच्चों को अगर गोद ले सकते हैं, हुँ। तो उस तरीके से वो अपनी प्रेफ़रेंस में भी डाल सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है कि जो सीनियरिटी वेट लिस्ट है, उसमें भी ये थोड़े आगे बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन कारा वेबसाइट। जिनका ख़्याल रखना ज़रूरी है, जिनको अटेंशन ज़रूरी है, जिनको केयर ज़रूरी है, ऐसे ही बच्चे आपने देखे होंगे, तो इनका भी अडॉप्शन होता है? जी, बिल्कुल। और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है जब स्पेशल नीड बच्चे के लिए पेरेंट्स अपने मन के द्वार, अपने घर के द्वार खोलते हैं। हुँ। पहले ऐसा होता था कि स्पेशल नीड बच्चे बहुत ज़्यादा इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए ही प्लेसमेंट होते थे, ओह! बट अब सिनारियो चेंज हो रहा है। अब इवन इंडियन कपल्स आगे आके स्पेशल नीड बच्चों के लिए ओपन हो रहे हैं। बच्ची जिसको मेडिकल स्किन कंडीशन है और अच्छा। उसको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लगने वाला है, ऐसी बच्ची को अडॉप्ट करा गया है। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे एडॉप्शन हो जाने के बाद आइडेंटिफाई हुआ है कि बच्चे को कुछ मेडिकल इश्यूज़ है, मेडिकल कंडीशंस है और उनको शायद बहुत लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े। तो कपल ने गिव अप नहीं किया है, इनफैक्ट उन्होंने बच्चे को उसके बुरे वक्त में भी अपनाया है और उसके साथ बने रहे हैं। तो ये भी एक मैजिक है एडॉप्शन का कि वो बॉन्ड जो है वो केवल टेम्पररी या ऑन पेपर नहीं है, उसमें काफ़ी सारी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट्स भी है। कई स्पेशल नीड बच्चे काफ़ी अच्छे तरह से डेवलप हो रहे हैं क्योंकि वो फैमिली में प्लेस हो चुके हैं। तो आप जैसे बता रही थी कि स्पेशल नीड्स बच्चों का भी अडॉप्शन होता है और ये कपल के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो ऐसा आप उनके लिए कुछ काउंसलिंग या फिर आप उनको रेफ़र करना, आप उनको विज़िट करना, ऐसा कुछ करती हैं ताकि पेरेंट्स के लिए भी ये अडॉप्शन थोड़ा ईज़ी पड़े? जहाँ तक कि काउंसलिंग सर्विसेज की बात हो है, हुँ। तो काउंसलिंग सर्विसेज कारा में अवेलेबल है। ये ऑनलाइन भी है और इवन आप फ़ोन कॉल थ्रू भी कारा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर स्पेशल नीड की बात करें हम, तो
कपल्स को ये डिसीजन खुद अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना होता है। उनको उस बच्चे की जो भी स्पेशल नीड्स है, कंडीशंस है, उनको अच्छी तरह से स्टडी करके उस बच्चे के लिए क्या प्रोविजंस करनी होंगी, इसके बारे में पहले सोच लेना होगा। और जो भी उस बच्चे की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स है या मे बी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है किसी बच्चे को, या किसी बच्चे को शायद कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़े, स्क्विंट करेक्शन हो गया या और किसी चीज़ की, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये करेक्टिव मेशर्स के लिए क्या वो कपल तैयार है फिनेंशियली उस बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। तो ये उनको खुद भी एक अपने तरफ से इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। उनकी अपनी सपोर्ट सिस्टम कौन है, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स घर में होंगे या कोई बड़े बुज़ुर्ग होंगे, वो उनसे भी अपनी ओपिनियन और राय ले सकते हैं। एंड कई सारी एनजीओज़ हैं इस क्षेत्र में काम करने वाली, जो काउंसलिंग के लिए, पर्टिकुलरली एडॉप्शन काउंसलिंग के लिए काम करते हैं। और कई इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो पर्टिकुलरली एडॉप्शन काउंसलिंग पे काम करते हैं और उनकी सर्विसेज अवेलेबल है। सो डेफिनेटली जो कपल इस बारे में सोच रहे हैं वो इन ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। आपको जो बच्चा मिलता है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जैसा दिखता हो, आपके जैसा ही हो, राइट। उसका बात करने का तरीका भी आपके जैसा ही हो, ये तो नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा आपसे अलग दिखने लगता है। तो कभी कभी भले ही आपकी फैमिली को पता है कि आपने अडॉप्शन किया है, लेकिन सबको बात ये पता नहीं होती है, तो ऐसे में परसेप्शन आ जाता है। तो उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये कई सारे कपल्स के मन में भी होता है कि मेरी तरह दिखने वाला बच्चा मिले या मेरी फीचर्स का बच्चा मिले, या उसके आइज़ का कलर मेरे जैसा हो, कॉम्प्लेक्शन मेरी फैमिली से मैच करे। इवन इफ कपल इज़ डार्क कॉम्प्लेक्शन, दे स्टिल प्रेफर टू गो फॉर अ फेयर कॉम्प्लेक्शन चाइल्ड। या फिर सबको ऐसा बच्चा चाहिए होता है जो जॉनसन बेबी के ऐड में दिखता है, या जो भी कमर्शियल्स है उसमें जिस तरह से हेल्दी प्लम्पी बच्चे दिखते हैं, वो कपल्स की एक्सपेक्टेशन बन जाते हैं कि एडॉप्शन के थ्रू हमको इसी तरीके की बेबी मिलेगी। बट ये हर समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक जर्नी पेरेंट्स की रही है, उसी तरह से एक जर्नी बच्चे की भी रही है। बच्चे को भी काफ़ी ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुज़र के इस लेवल तक आना होता है। बच्चा यही है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसकी फीलिंग्स और जो भी उसकी एक्सपीरियंसेस रही है उनको, बट डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बच्चे की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पर और हेल्थ पर भी होता है। तो हो सकता है कि एडॉप्शन में आने वाले बच्चे उतने हेल्दी प्लम्पी नहीं हो सकता है कि वो मालनरिश्ड हो, बट जब हम ये डिसीजन बना रहे हैं तो हमको ये सोचना है कि क्या इस कंडीशन में अगर बच्चा घर आता है तो क्या हम उसको रिकवर होने का मौका दे सकते हैं, क्या हम उसके लिए उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ घर में बना सकते हैं। जहाँ तक के फ़ीचर्स का सवाल है, ऐसी कोई प्रेफरेंसेस आप कारा में अडॉप्शन के लिए रजिस्टर करते समय दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। आपके लिए अवेलेबल केवल जेंडर वाइज चॉइस है, आप सिंगल बेबी के लिए चूज़ करना चाह रहे हो, एज का चॉइस है, बट कहीं पर भी आप ये मेंशन ही नहीं कर पाते हो कि कॉम्प्लेक्शन या फीचर्स या कलर ऑफ आइज़ और हेयर, इसको प्रेफर करने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली आपको जो बच्चा आने वाला है वो शायद आपसे मिलता जुलता ही मिलेगा, ये शायद संभव ना हो। बट मैं अपने अनुभव से जो भी केसेस मैंने देखे हैं या जो फैमिलीज़ से मैं मिली हूँ, ये अगेन इसमें कोई लॉजिक या रैशनल थॉट प्रोसेस नहीं है, बट कुछ समय बाद आप ये मेक आउट ही नहीं कर पाते हो कि ये बच्चा अडॉप्टेड है या बायोलॉजिकल है। वो इतने सिमिलर दिखने लग जाते हैं, वो इतनी अच्छी तरह से जेल हो जाते हैं उस फैमिली में कि ये मेक आउट करना मुश्किल होता है कि ये बच्चा इस फैमिली से नहीं है या इस फैमिली में बाहर से आया गया है। तो एंड देयर इज़ नो बेस फॉर दिस, देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न फॉर दिस, बट आई थिंक द लव एंड केयर, द अफेक्शन
इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि वो बच्चा अपने आप ही उस फैमिली का दिखने लगता है। जहाँ तक कि कॉम्प्लेक्शन का सवाल है, कॉम्प्लेक्शन भी 1-2 शेड लाइटर हो जाते हैं, क्योंकि संस्थाओं में डेफ़िनेटली बच्चों की केयर करने के लिए एक पर्सन होता है और कई सारे बच्चे होते हैं सही जिसको बात है। उस पर्सन को ख्याल रखना होता है। फिर एक ही पर्सन के साथ वो बॉन्डिंग भी नहीं होती है, क्योंकि लोगों को शिफ्ट में काम करना होता है। तो बच्चे को जो एक इंडिविजुअल केयर एंड अटेंशन चाहिए होता है, बच्चे को गोदी में खिलाने का और खेलने का जो मौका मिलना चाहिए, वो शायद संस्थाओं में उतना नहीं मिल पाता है। डेफ़िनेटली वो फीडिंग करना बच्चों को, उनकी डायपर्स चेंज करना, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं जितना पॉसिबल है। बट जब बच्चा घर आ जाता है, उसको जो वो माँ और बाप का प्यार जो है, या जो बाकी फैमिली पर्सनल मेम्बर्स टच है भी मिलता जी, है पर्सनल उसमें। टच मिलता है, केयर मिलती है, उन जो मॉइस्चराइजिंग स्किन के लिए ज़रूरी होता है, उस चीज़ को भी देखा जाता है। तो उससे डेफ़िनेटली स्किन कलर भी लाइटर हो जाते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप फीचर, स्किन कलर्स, हेयर स्टाइल या आइज़ कलर, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दें। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कितने ओपन हो उस बच्चे को गले लगाने के लिए। आप जितना प्यार उस बच्चे को दोगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न में भी प्यार मिलने वाला है। और ये जो लव की भाषा है, वो काफ़ी है बाकी सारे डिफरेंसेस को दूर रखने के लिए। क्या बात है। जब बड़े बच्चों का अडॉप्शन होता है तो फैमिली में एडजस्ट होना, फैमिली के साथ रहना, अभी एक आपके पास में माता पिता है उनके साथ में रहना, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, उनको समझना। और ऐसे में आप जो बोलते हैं कि एक टाइम के बाद में बच्चा अपने पेरेंट्स के जैसे दिखता है, बात करता है, उनको फॉलो करता है, तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई उनको बोलता है कि अरे ये तो आपके जैसे दिखता ही नहीं है, अरे ये तो आपके जैसे बात भी नहीं करता है, तो जी। ये जो परसेप्शन आता है ऑब्वियसली वो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता होगा, बिकॉज़ वो भी एक बैकग्राउंड से आया है जो इतना भी खुशी खुशी वाला माहौल नहीं था। ये बहुत ही ट्रॉमेटिक हो सकता है, उनका बैकग्राउंड भी बहुत ट्रॉमेटिक हो बच्चे का। तो ऐसे में जो ये परसेप्शन आता है तो वो भी बहुत ही इम्पैक्ट करता है बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स को आप इसके लिए कैसे तैयार करती हैं? सो ये बहुत सही सवाल आपने पूछा है माधवी जी। डेफ़िनेटली जो बड़े बच्चे हैं, उनका जब एडॉप्शन होता है तो एक पूरा रोलर कोस्टर राइड की तरह एक एक्सपीरियंस होता है उनके लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सभी बच्चे कोई बहुत अच्छी बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ट्रॉमा सहन किया है, कुछ ऐसे परिस्थितियों से गुज़रे हैं जो कि उनके लिए काफ़ी सही नहीं थी, और अब ऑल ऑफ ए सडन वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं, और फिर वहाँ से उठा के एक फैमिली में उनको प्लेस करा जा रहा है। तो ये जो जर्नी है डेफिनेटली उनके लिए बहुत से इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इसमें हैं। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि अगर सोसाइटी में सोशलाइज होते समय अगर किसी ने नोइंगली या अननोइंगली बच्चे से कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लिए या पेरेंट्स से पूछ लिए, जिसके कारण अगर बच्चा हर्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स अपने आप को उतना प्रिपेयर करे, और पेरेंट्स की प्रिपरेशन के लिए उनकी बहुत अच्छी प्री एडॉप्शन काउंसलिंग बनी रहे। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पेरेंट्स को कई सारी एग्जाम्पल्स बताते हैं, कई सारे ऑप्शंस बताते हैं जो उनको हेल्प करे ऐसी सिचुएशन में से खुद को और बच्चे को उभरने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगी कि जो एक एडॉप्टिव पेरेंट्स थे, उन्होंने बच्ची को घर ले आए, और आते ही उन्होंने एक वेलकमिंग पार्टी रखी थी, काफ़ी सारे गेस्ट को बुलाया था, और इस गेस्ट के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो नहीं जानते थे कि ये बच्ची एडॉप्शन के थ्रू घर आई है, और इस तरीके की माहौल में अननोइंगली किसी ने बच्ची के फादर से बच्ची के सामने ही पूछ लिया कि ये बच्ची तो आपकी तरह दिखती ही नहीं है।
तो उस बच्ची के लिए तो वो काफ़ी हर्टिंग हुआ और बच्चे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। इतनी बड़ी पार्टी में सामने से बोला गया, आजू बाजू के बाकी लोगों ने भी सुना, बट जो इस बच्चे के फादर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इस सिचुएशन को संभाला। उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि मेरी जो मदर है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो और ये बच्ची काफ़ी सेम दिखते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने एडॉप्शन के थ्रू इसको जो घर लाया है, तो इसके घर आने से मुझे मेरी मदर घर आने जैसा एहसास हो रहा है। तो उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली इस चीज़ को संभाल लिया और वो बच्ची को भी अपनापन महसूस कराया, उस सामने वाले पर्सन को भी सही से जवाब दे दिया, और जो एक जिसको बोलते हैं ना कि बिलोंगिंगनेस वाला फीलिंग उस बच्चे सही में बात है। जगाने के लिए उन्होंने इस तरीके से उस सिचुएशन को संभाला। तो ये इस तरीके छोटी छोटी बातें कितनी इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट होती है। बट उसी के साथ में पेरेंट्स की प्री काउंसलिंग में इस चीज़ को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो बच्चे की ट्रिगर पॉइंट्स है या बच्चे की जो ट्रॉमा कंडीशंस है, उसका सही अनुमान पेरेंट्स को अगर हो तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कई बार सब चीज़ें शायद उस केस फाइल में नोट डाउन नहीं भी हो। कुछ ऐसे अननोन ट्रिगर पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि शायद बाद में ही पता चले। अगेन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि कपल घर ले आए बच्ची को, उन्होंने अगेन बहुत वेलकमिंग का पार्टी रखा, केक वगैरह ऑर्डर हुआ था, एंड केक्स पे जब कैंडल लिट हुई तब ऑल ऑफ अ सडन उस बच्ची ने उस केक को फेंक दिया, एंड शी वॉज सो एरोगेंट, एंड उसने मतलब बहुत सीन क्रिएट किया। तो मेहमानों के सामने बच्ची इस तरह से बिहेव कर रही है, ये पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। एंड देन उन्होंने बच्ची को बोलना शुरू कर दिया, उसकी तो बिहेवियर ही में ही प्रॉब्लम है, हो सकता है उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। बच्चे के लिए टैगिंग करना शुरू हो गया। जो मेहमानों के सामने ऑफेंडेड फील हुआ वो सो अलग था। और बाद में जब उसकी केस फाइल उन्होंने पढ़ी तब उनको समझ आया कि फायर से उस बच्ची को ट्रॉमा है, फायर इज़ हर ट्रिगर पॉइंट्स। सो ये चीज़ अगर वो पहले समझ जाते तो शायद ये सीन को, इस चीज़ को वो अवॉइड कर पाते थे। यही है कि और इस तरीके की ट्रॉमा कंडीशंस या इस तरीके की ट्रिगर पॉइंट्स हर किसी में होती है। इट्स नॉट सही बात है। नेसेसरी कि वो केवल अडॉप्टिव बच्चे में ही हो। और इस केस में मेंशन हो, Yes. ऐसे भी होते हैं जो मेंशन नहीं है। तो उसके लिए, उस ट्रिगर पॉइंट्स के लिए एज अ पेरेंट आपको तैयार रहना होगा। बच्चे की जो भी सिचुएशंस है, वो शायद सक्सेस हो, वो शायद डाउनफॉल हो, हमको एज अ पेरेंट उनके साथ बने रहना है, उनकी सपोर्ट सिस्टम बननी है, और वो कंफर्टेबल फील कैसे करे, वो कैसे नर्चर हो पाए, ग्रो हो पाए, इसका ख्याल हमको रखना है। तो यही है पेरेंटिंग, वो चाहे फिर एडॉप्शन के माध्यम से हो या बायोलॉजिकल बच्चे की पेरेंटिंग हो, दोनों ही केस में ये एप्लीकेबल है। फैमिली का इनकम कितना है, उनके पास में घर है या नहीं है, ये कितना मायने रखता है? सो देखिए, कारा की जो गाइडलाइन दी गई है या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, उसमें तो इस तरीके की क्लॉजेस नहीं रखी है कि फैमिली का कोई पर्टिकुलर इनकम हो या उनके पास कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो या कोई स्पेसिफिक इंश्योरेंस हो। बट जब होम स्टडी रिपोर्ट बनाई जाती है कोई सोशल वर्कर के द्वारा और पूरी ही प्रस्पेक्टिव एडॉप्शन की फ़ैमिली को स्टडी किया जाता है, उस समय वो ज़रूर ये देखते हैं कि बच्चे के हित में क्या चीज़ें अवेलेबल है उस घर में। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है अडॉप्शन का, क्या उसका भी कुछ खर्चा है? जी, डेफिनेटली। सो रिकमेंडेड यही है कि जो कारा की वेबसाइट में प्रिस्क्राइब्ड खर्चे दिए गए हैं, जैसे चाइल्ड कॉर्पस फंड है, लीगल फ़ीस है, होम स्टडी के लिए एक्सपेंसेस है, और पोस्ट एडॉप्शन जो पोस्ट एडॉप्शन की जो प्लेसमेंट है उसके बाद में जो फॉलोअप विज़िट्स है उसके लिए जो खर्चे होने हैं, ये सारा कुल मिलाकर करीब 45,000 तक के खर्चे एक एडॉप्शन की केस में
हो सकते हैं। अगर ये इंटर कंट्री अडॉप्शन है तो $5,000 तक ये एक्सपेंसेस जा सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होना पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपकी एडॉप्शन एजेंसी किसी दूसरे स्टेट में स्थित है तो आपको शायद ट्रैवल में और ख़र्चा लग जाए, आपको 2 या 3 बार वहाँ जाना पड़े, कोर्ट मैटर के लिए कई बार विज़िट करना पड़े। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए जो एक्सपेंसेस होगा ये इस 45,000 या 5,000 जो डॉलर की बात हो रही है उसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो आपको अलग से मैनेज करनी तो ये रहेगी। सारे पोस्ट अडॉप्शन के खर्चे हैं जो प्री टू पोस्ट है। जी जी। तो Okay. होम स्टडी से लेकर अडॉप्शन की जो लीगैलिटीज़ है उसके बाद पोस्ट अडॉप्शन में भी 2 साल तक आपके घर सोशल वर्कर आके विज़िट करेंगे, फॉलोअप विज़िट्स रहेंगी उनकी, फॉलोअप रिपोर्ट्स उनको कारा को सबमिट करनी रहेगी। तो ये सारा कुल मिला के खर्चा बताया गया है। आपने बोला 2 साल तक विज़िट होती है पोस्ट अडॉप्शन, तो वो विज़िट में अगर आपने ये नोटिस किया, आपने एज एन सोशल वर्कर ने ये नोटिस किया कि बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा है, या फिर बच्चा कोई चीज़ का कंप्लेन करता है कि पेरेंट्स मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे हैं, या पेरेंट्स मुझे ये नहीं करने दे रहे हैं, चाइल्ड राइट्स, बच्चे पेरेंट्स ने मुझे डांट दिया, तो क्या ऐसा होता है कि एनजीओ बच्चे को वापस ले लेता है? ऐसा कुछ होता है? देखिए उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि बेसिस एक विज़िट के हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो ट्रीटमेंट में गड़बड़ी है। हो सकता है कि बच्चे के हित में पेरेंट्स बोल रहे हो कि आप टीवी का टाइम कम करें, और शायद उस वजह से बच्चे को गुस्सा आया हो और बच्चे ने अलग तरीके से रिएक्ट करा हो। बट ये बायोलॉजिकल केस में भी पॉसिबल है कि पेरेंट्स शायद बच्चे को कुछ चीज़ें करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करें। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशंस है कि जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखा है, या कहीं ऐसा है कि बच्चे से काम करवाया जा रहा है, बच्चे को एज अ चाइल्ड लेबर यूज़ करा गया है, अगर ये सिचुएशन दिखी तो डेफिनेटली उस पर एक्शन ली जा सकती है। लेकिन अगेन उस पर स्पेशल जो इंक्वायरी है वो होगी, उसके लिए स्पेशल सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करी जाएगी और उसके बेस पर निर्णय लिया जाएगा। तो जब आप ऐसे होम विज़िट के लिए जाते हैं पोस्ट अडॉप्शन, जब आप ऐसे विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो बच्चे को क्या ये पता होता है कि ये एनजीओ से आए हैं या फिर वो वहाँ से आए हैं, मतलब मैं वापस भी जा सकता हूँ, ये मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते? क्योंकि किसी का भी चॉइस नहीं था ना, पेरेंट्स को भी चॉइस नहीं मिला था, बच्चे को भी चॉइस नहीं मिला था कि इन्हीं पेरेंट्स के पास में जाना है या नहीं जाना है। तो हो सकता है कि ये जो 2 साल का वक्त है वो एडजस्टमेंट करने के लिए कम पड़ा हो। तो कभी ऐसा होता है कि बच्चे आपको बोलते हैं कि मुझे इस फैमिली में नहीं जाना है, मुझे लेके चलो, क्योंकि उनको पता है ये एनजीओ से आए हैं, वहाँ पे मैं शायद ज़्यादा कंफर्टेबल था, या फिर वो एक एनवायरनमेंट से भी यूज्ड टू हो जाता है ना। कंफर्ट से बाहर निकलना, एक कंफर्ट से बाहर निकल के दूसरे कंफर्ट में जाना, वो भी एक बच्चे के लिए ईजी नहीं है। राइट। ऐसे टाइम पे बच्चे बोलते हैं ऐसे कि मुझे वापस जाना है। जी बिल्कुल। इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है कि जो जैसे हमने पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग की बात करी कि एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की होती है, उसके वजह से भी इश्यूज़ आते हैं जेलिंग होने में, उसी तरह से बच्चे की भी कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अगर वो बड़ा बच्चा है, समझ रहा है और उसको पता है कि आजू बाजू उसके क्या चल रहा है, तो और अगर उसकी वो एक्सपेक्टेशंस अगर मीट नहीं हुई तो इस तरह की बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूज़ डेफिनेटली आते हैं। एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँगी कि एक 12-13 साल का बच्चा था और उसी के साथ में एक और 12-13 साल का लड़का था। अब जो उसका दोस्त था उसका इंटर कंट्री में एडॉप्शन हुआ, एंड वहाँ से फिर पिक्चर्स और उस बच्चे के फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स आने शुरू हुए। वो बच्चा काफ़ी खुश था, उसने वीडियो कॉल्स और फ़ोन कॉल्स से ये बच्चों को बताया कि ये एडॉप्शन कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा उसके लिए, और उसके लिए तो मतलब सपनों जैसा अब सब कुछ लग रहा है, अभी पूरा कंफर्ट है, अभी मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं उठानी है, मेरे पास जो मैं चाहूँ सब कुछ अवेलेबल है। तो उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन जो बाकी बच्चों में है वो सेट हो गई। अब ये जो उसका दोस्त था जो संस्था में था, उसका अडॉप्शन इन कंट्री में हुआ,
तो वो कोई मध्य प्रदेश की स्टेट से था, उसका एडॉप्शन मुंबई की फैमिली में हो गया। अब उसको नहीं नज़र आ रहा जो उसने वीडियोज़ कॉल में देखा या उसने जो उस बच्चे से अपनी दोस्त से सुना, उसको ओह! वैसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके लिए ये एक्सेप्ट करना कि भई एडॉप्शन के बाद तो दुनिया स्वप्न जैसी सुंदर लगनी चाहिए थी, जो मेरे साथ नहीं हो रही है। मेरे पेरेंट्स तो मुझे ऐसे ही दिख रहे जो मेरे केयर टेकर की तरह दिखते हैं। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन जो उसकी थी वो कहीं मीट नहीं हुई और उसके वजह से उसके बिहेवियरल इश्यूज़ आने लगे। सो ओह! इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक सही तरीके की इंडिविजुअल काउंसलिंग उस बच्चे को मिले हुँ। और इसके लिए सिस्टम इन प्लेस है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है, जिनके यूनिट में पर्टिकुलरली काउंसलर है। और ये जो डीसीपीयू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है, ये कारा की जो प्रोसेसेस है उसके एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है। सो इनसे मदद ली जा सकती है। जो बड़े बच्चों की एडॉप्शंस हो रही है उनके साथ एक 1-to-1 डिस्कशन होके जो फैमिली है उनके बारे में बच्चे को अवेयर करना और एक सही तरीके की एक्सपेक्टेशन बच्चे के मन में भी बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब ओल्डर बच्चों का एडॉप्शन होता है। क्या आप बता पाएँगी कि कारा का रोल क्या है अडॉप्शन में और किस तरह से कारा बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है? जी, बिल्कुल। सो कारा बेसिकली एक सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है। और कारा भारत में एक नोडल एजेंसी है एडॉप्शन को गवर्न करने के लिए। सो जो भी एडॉप्शन की गाइडलाइन है, उसके रिलेटेड लॉज है, उसके रिलेटेड एसओपीज़ है, ये सारी कारा के थ्रू डिज़ाइन करी गई है। और जैसे कारा एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है, उसी तरह से कारा के जो स्टेक होल्डर्स है वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर भी अवेलेबल है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जो कि जो बच्चे एडॉप्शन के लिए एलिजिबल है उनको लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेरेशन करने का जो रोल है या जो ऑर्डर्स है वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के द्वारा पास होते हैं। तो इस यंत्रणा में कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं और इसलिए ये ज़्यादा एश्योर हो जाता है कि जो बच्चा आपके घर आने वाला है उस बच्चे के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के राइट्स हैं वो आपके घर में बच्चा आने के पहले ही टर्मिनेट हो चुके हैं और अब लीगली आपको जो बच्चा मिला है उसकी पूरी राइट्स मिलती है। उसी तरह से बच्चे के लिए जैसे एक बायोलॉजिकल बच्चे के लिए अधिकार होते हैं किसी भी फैमिली में इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, सिमिलर अधिकार एडॉप्टिव बच्चे के लिए भी बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग लीगल एडॉप्शन के थ्रू ही बच्चे की एडॉप्शन करें। कई सारी इलीगल प्रैक्टिसेस भी चल रही है जिस पे कारा कंट्रोल लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म हुए हैं और जो कारा की नई ऑनलाइन प्रोसेस मेथड है ये भी उसी का नतीजा है कि जो लीगल एडॉप्शन है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल बनाया जाए और केवल लीगल वे से एडॉप्शन करे जाए इस कंट्री में। आपने बोला था कि ट्विन्स का अडॉप्शन होता है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड का अडॉप्शन होता है, सिंगल चाइल्ड का अडॉप्शन होता है। ये अडॉप्शन के अलग अलग प्रकार है या इसके अलावा भी कारा की वजह से कारा ने इसको और भी डिफ़ाइन करके कुछ अलग तरीके के अडॉप्शन प्रोसेस बनाई हैं? जी बिल्कुल, कारा में रिलेटिव एडॉप्शन के बारे में बात करी गई है, फॉस्टर केयर के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा कारा में इंटर कंट्री की एडॉप्शन की भी प्रोविजंस है। सो ये कई सारे टाइप है जिसके थ्रू एडॉप्शन के नंबर्स जो है और भी बढ़ सकते हैं। और रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि पहले जो बच्चों की कैटेगरी थी जो एडॉप्शन के लिए एलिजिबल हुआ करते थे वो केवल 3 थी, जैसे ऑर्फिन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर।
सो ऑर्फन वो जिनके माता पिता नहीं हैं, रिलेटिव्स नहीं हैं, और उनको CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर किया है। सरेंडर वो बच्चे हैं जो कि माता पिता जो बायोलॉजिकल है उन्होंने किस वजह से उन बच्चों को गिव अप कर दिया है। शायद 7वीं 8वीं बच्ची घर में पैदा हुई है और वो माता पिता उसको रखना नहीं चाहते, ये रीज़न हो सकता है। सो ए नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो सकते हैं और उसके कारण उन्होंने उस बच्ची को गिव अप कर दिया है, ये रीज़न हो सकता है। या फिर शायद वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बच्चे को संभाल पाए, मे बी किसी डिज़ीज़ के शिकार है और शायद वो क्यूरेबल नहीं हो, तो उस कंडीशन में वो अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाह रहे हो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण पेरेंट्स खुद आके बच्चे को सरेंडर करते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है जहाँ पे पेरेंट्स अननोन है, एब्सकॉन्डिंग है, या उन्होंने बच्चे को मंदिर में या किसी पब्लिक प्लेस में छोड़ दिया है और फिर पुलिस द्वारा उस बच्चे को लाया गया है। तो ये 3 टाइप के जो बच्चे हैं वो अब तक एडॉप्शन की पूल में आते रहे हैं। अगेन इनकी भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस है कि 60 डेज़ तक उन बच्चों के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और रिलेटिव्स हैं उनको खोजने की कोशिश होती है पुलिस द्वारा, न्यूज़ चैनल्स द्वारा, और अगर ये कोशिश नाकामयाब होती है तब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस बच्चे को लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर करती है। अब कारा ने एक स्टेप और अहेड जाके ऐसे बच्चे जो संस्थाओं में रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स अगर किसी वजह से अनफिट है, या उन बच्चों को शायद कोई सालों तक मिलने नहीं आया है, तो उन बच्चों को भी क्या एडॉप्शन की पूल में लाया जा सकता है, इसके लिए एक नया प्रावधान किया है। और उसके अंतर्गत शायद और भी बच्चे एडॉप्शन पूल में आए, क्योंकि अभी की अगर स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो केवल 2000 बच्चे अवेलेबल है एडॉप्शन के लिए, एंड करीब 30,000 पेरेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड है अभी कारा की साइट पे, जो वेट कर रहे हैं एडॉप्शन थ्रू बच्चे को गोद लेने के लिए। तो ये डिमांड और सप्लाई, ये जो चेन है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जो भी आप एजेंसी चुनोगे, ये एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले ये समझना कि ये एजेंसीज कहाँ से, मतलब अगर किसी को अडॉप्शन करना है तो वो एजेंसी कैसे चुने। ये कारा तो हो गया, ये ऑनलाइन पोर्टल हो गया, लेकिन फिज़िकली किसी से जाके मिलना समझना तो एक एजेंसी या फिर एनजीओ ही हेल्प कर सकता है। तो ऐसे में ये कैसे समझे कि ये जो एजेंसी है या फिर ये जो एनजीओ है वो ऑथेंटिक है और फ्रॉड नहीं है। जी, तो कारा ने इस के लिए हमारी लाइफ काफ़ी इजी कर दी है। कारा ने जितने भी भारत भर में एडॉप्शन एजेंसीज़ है जिनके पास एडॉप्शन में बच्चे देने का लाइसेंस है, इन सारे संस्थाओं की लिस्ट उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ कारा वेबसाइट पे उपलब्ध कराई है। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कारा के स्टेक होल्डर है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो अवेलेबल है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो अवेलेबल है। ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको सही दिशा में सही लोगों के साथ कनेक्ट करके दे सकते हैं, ताकि आप किसी भी इलीगल एडॉप्शन की जो यंत्रणा है उसमें नहीं पड़े। तो इस प्रोसेस में जाने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको एक पीसफुलनेस ऑफ योर माइंड जो है वो आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि आप खुशियाँ घर लाना चाह रहे हो। अगर आप इलीगल एडॉप्शन करते हो तो आपके मन में ये हमेशा ख्याल रहेगा कि कल को उठ के अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स आ गए इस बच्चे को क्लेम करने के लिए तो क्या होगा। तो इस डर के साथ जीने से अच्छा है कि आप टेंशन फ्री लीगल प्रोसेस से जाइए और पीसफुली अपनी पेरेंटिंग और अपनी फैमिली को एंजॉय करिए, ताकि क्योंकि लीगल प्रोसेस में ये एश्योर होता है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स के राइट टर्मिनेट हो चुके हैं एंड लीगली वो बच्चा आपके साथ आपका है। तो इस वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं करें तो बेहतर रहेगा। तो ये एजेंसीज कैसे चुन सकते हैं, उनका लोकेशन क्या होना चाहिए? आपके घर के पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया में तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, वहीं पे आपकी फैमिली बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका गांव हो जहाँ से आप पैदा हुए हैं।
तो कई बार ये होता है कि आपने वहाँ की एजेंसी क्यों चुनी, यहाँ पे चुन लेते तो इजी पड़ता, या फिर कई और लोग कुछ और सजेशन दे सकते कि इस स्टेट में हमारी जान पहचान है तो आप यहाँ से अडॉप्शन करिए। तो ये सब सजेशंस भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी एजेंसी चुननी चाहिए पेरेंट्स को? सी एजेंसी का चॉइस जो कारा में रजिस्टर करते समय आपको दिया जाता है वो एडॉप्शन के लिए नहीं होता है। वो केवल होम स्टडी जो होती है आपकी होम स्टडी रिपोर्ट उसको प्रोसेस करने के लिए होता है। तो वो डेफिनेटली आप जहाँ हो उसी एरिया की नज़दीक वाली अगर होम स्टडी के लिए एजेंसी अगर आप चूज़ करते हो तो वो बेहतर होता है। वो इसलिए क्योंकि पोस्ट एडॉप्शन भी फॉलोअप की जो ज़िम्मेदारी है वो इसी एजेंसी के पास आती है, और आपको डील करने के लिए या फिर आपके मन में जो भी सवाल है उन सवाल को क्लियरली डिस्कस करने के लिए ये एजेंसी आपको हेल्प करती है। तो एडॉप्शन बेसिकली कहीं से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टेट चूज़ किए हैं। जो स्टेट प्रेफरेंस कारा में बताए गए हैं उन स्टेट में से उस समय जो अवेलेबिलिटी होगी बच्चों की उस पर वो डिपेंड करता है कि आपको किस एजेंसी से बच्चा अलॉट होगा। बट जहाँ तक आपकी चॉइस का सवाल है एजेंसी को लेकर, वो केवल होम स्टडी रिपोर्ट तक सीमित है। ये होम स्टडी रिपोर्ट को थोड़ा आप इलेबरेट करके बता सकती कि एग्जैक्टली ये क्या प्रोसेस होता है? सो होम स्टडी प्रोसेस ये होता है कि जहाँ पे जिस भी एजेंसी को आपने सिलेक्ट किया है रजिस्टर करते समय, उस एजेंसी से कोई सोशल वर्कर आपके घर आते हैं। वो आपसे बातचीत करते हैं, आपके जो भी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होंगे उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ फैमिली में जो रिलेशनशिप्स है क्या वो स्ट्रॉन्ग इनफ है उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर मैरिड कपल है तो उनकी शादी को कम से कम 2 साल पूरे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप एडॉप्शन के लिए एलिजिबल होते हो। उसी के साथ जब आप शायद बच्चे के लिए अवेलेबल ना हो या फिर मदर अगर वर्किंग है तो मदर के एब्सेंस में बच्चे का ख्याल रखने के लिए क्या मैकेनिज़्म इन प्लेस है, ये सारी चीज़ों को होम स्टडी रिपोर्ट बनाते समय सोशल वर्कर असेस करते हैं। इसी के साथ में ये भी देखा जाता है कि क्या घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो शायद बच्चे की बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है। नेबरहुड में अगर बात करने की ज़रूरत लगी किसी सोशल वर्कर को तो उनसे भी बात करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये कपल किस तरह से सोशलाइज होते हैं और जो भी उनकी सोशलाइजेशन पैटर्न है क्या वो बच्चे के लिए हार्म कर सकती है किसी भी तरीके से। तो और अगर घर में एक सिबलिंग है जैसे कोई बड़े बच्चे हैं तो उनसे भी बात करी जाती है ये जानने के लिए कि जो आने वाला बच्चा है उसको लेके इस बच्चे की क्या समझ है या क्या सोच है, ताकि जो नया बच्चा इस घर में आने वाला है उसको कहीं पर भी कोई भी चीज़ अनकंफर्टेबल फील ना हो और जो बॉन्डिंग डेवलप होनी है उसमें कहीं बाधा नहीं आए। तो ये अगर होम स्टडी हो गया है, बच्चा अलॉट भी हो गया है, तो हो सकता है कि कभी कभी कपल को एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ दिख रहा हो कहीं और, या फिर कहीं और अच्छी जगह पे जॉब मिल रहा हो। तो ऐसे केस में अगर कपल माइग्रेट करना चाहता है उस सिटी से दूसरी सिटी में, तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल, बट यही है कि जब ये प्रोसेस हो रही है तो आप सारी जो इसमें स्टेक होल्डर्स है उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए रिटर्न में। तो आपको कारा को ये बात राइटिंग में बतानी होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटीज़ है वहाँ पे ये बताना होगा, और जहाँ से आपने बच्चा अडॉप्ट किया है उस एडॉप्शन एजेंसी के जो स्टेक होल्डर्स है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे उनको भी इक्वली आपको इन्फॉर्म करना रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात जो जो एजेंसी ने आपकी होम स्टडी रिपोर्ट बनाई है उनको इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि उनके पास अगेन जिम्मेदारी है कि वो आके आपकी पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप की रिपोर्ट तैयार करे। तो अगर आप माइग्रेट हो रहे हैं तो ये काम शायद जहाँ आप माइग्रेट हो रहे हैं उनको सौंप दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, रिटर्न कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है।
कई बार ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे को अडॉप्ट किया गया है लेकिन उसको पता नहीं है, स्पेशली जब जो पुराने टाइप का अडॉप्शन होता था, आई थिंक कारा आने से पहले बच्चे को पता ही नहीं है कि वो अडॉप्टेड है। तो क्या कारा में ऐसा है कि बच्चे को, मतलब अभी जितना भी हम लोगों ने बात की है उससे ये लगता है कि बच्चे को पता होता है कि वो अडॉप्शन, उसका अडॉप्शन हो रहा है या फिर पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जब अडॉप्शन होता है स्पेशली यंगर चिल्ड्रन में, तो कब बच्चे को बताना चाहिए कि वो अडॉप्टेड है, या बताना ज़रूरी भी है? क्योंकि इतना छोटे में से इतना छोटा बच्चा है, आपके साथ ही पल रहा है, बढ़ रहा है, आपने भी उनको इतना प्यार दिया है, तो एक फैमिली बन गई है। तो ये जाहिर सी बात है, ये बोलना कि अरे आप अडॉप्टेड हो, ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब वो बताने का तरीका होता है। तो ये, लेकिन किसी भी कपल के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, किसी फैमिली को भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये समझाना कि अरे आप अडॉप्टेड हो, लेकिन इट्स ऑल राइट, इट इज़ नॉट सच अ बैड थिंग। तो ये ज़रूरी है बच्चे को बताना कि आप अडॉप्टेड हो? जी, रेकमेंडेड तो यही है कि आप बच्चे से एक ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप को डेवलप करें। और अगर आपको बच्चे के साथ एक ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप रखनी है तो कोई चीज़ आप सीक्रेट नहीं रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हुए हैं जहाँ ये बात बच्चे से छुपाई गई है, और जब बाद में उस बच्चे को किसी तरह से पता चला तो उस बच्चे के लिए एक वो ट्रॉमा कंडीशन बन गई। कुछ बच्चों ने अलग अलग तरीके का सहारा लिया, कुछ बच्चों ने घर छोड़ दिया, कुछ बच्चों ने ड्रग्स तक की कोशिश की है लेने की, इस ट्रॉमा से उभरने के लिए। तो बेहतर यही है कि हम बच्चे को बता दें, उनसे कोई बात नहीं छुपाए, और ये रेकमेंडेड भी है कि आप एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखें। जहाँ तक सवाल है ओल्डर बच्चों का, तो वो तो अपने कंसेंट के साथ ही आ रहे हैं, तो उनको तो पता ही है। जहाँ छोटे बच्चों की एडॉप्शन हो रही है, तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है, बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है, आप बच्चे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो, बच्चा आपकी बात को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो उसी वक्त आप इस बात को भी बता दीजिए कैजुअली। इसको इतना स्पेशल बनाए ही नहीं कि इसमें हाइड करने जैसा कुछ लगे। जब बच्चा इस थॉट के साथ ग्रो करेगा, जहाँ पर उसको पता है कि एडॉप्शन भी एक ज़रिया है फैमिली को ग्रो करने का, जैसे नेचुरल बर्थ है, जैसे हम नेचुरल डिलीवरी और सीजरियन डिलीवरी में डिफरेंस नहीं करते, एग्जैक्टली उसी तरह से एडॉप्शन भी एक वे है, वे ऑफ ब्रिंगिंग चाइल्ड इनटू द फैमिली। अगर इस बात को हम बच्चे के मन में सही तरीके से उतार पाए तो उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। डेफ़िनेटली बच्चे की एज के हिसाब से हमको बात करनी रहेगी। जब बच्चा बहुत छोटा है, आपको सॉफ्ट वर्ड यूज़ करके कि आपकी मम्मी शायद कोई और थे, बट आज आप मेरे हो, तो वो बिलोंगिंगनेस हमेशा आप बनाए रखिए। जब आप इस चीज़ को बात कर रहे हो, आप बच्चे को गोद में लीजिए, आप बच्चे के पास बैठिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अनकंफर्टेबल नहीं हो ये बातें बच्चे से कम्युनिकेट करते समय, क्योंकि अगर आप इस कहीं आंखें चुरा रहे हो या कहीं इस सवाल को टालने की कोशिश कर रहे हो, तो बच्चा आपकी अनकही बातें भी समझ जाएगा। भले ही आप वर्ड्स शुगर कोटेड यूज़ कर रहे हो, बट अगर आपके जेस्चर कुछ और बोल रहे हैं तो बच्चा वो नहीं सुनेगा जो आप बच्चे को सुना रहे हो। बच्चा वो देख रहा है और समझ रहा है जो आपकी कंडीशन हो रही है अंदर से। तो बेटर है कि आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए इस चीज़ को लेकर, काफ़ी कैजुअल वे में आप बच्चे को ये बताएं कि आपकी मम्मी शायद कुछ इस बुरे हालात में हो सकती है कि वो आपका ख्याल नहीं रख पा रही थी, और उनके लिए भी ये हार्ड डिसीजन था, क्योंकि आप इतने एडोरेबल हो कि आपसे कोई अलग तो हो ही नहीं सकता है। तो शायद आपकी मम्मी के लिए बहुत हार्ड डिसीजन रहा है आपसे अलग होना, और आपको सेव करना उनके लिए प्रायोरिटी थी। तो आपकी सेफ्टी को उन्होंने पहले इम्पोर्टेंस दिया है, और शायद ये शायद भगवान का प्लान हो सकता है कि आप हमारे घर आए हो, तो और अब आप हमारे हो। तो ये बच्चे को फील कभी भी नहीं होना चाहिए कि वो अनवांटेड था,
या उसको फेंक दिया गया है, छोड़ दिया गया है। सो आप किस तरीके की वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, और किस तरह से उस बच्चे को एक बिलोंगिंगनेस भी दे रहे हो ये बात करते समय, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब हम लोग एक स्कूल में हमारी संस्था के बारे में बता रहे थे, और डेफिनेटली CSA का काफ़ी काम रहा है अडॉप्शन के बारे में। तो जब हम ये बात कर रहे थे सारे बच्चों के साथ, तो उस क्लास में एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने खुद ये सभी क्लास के सामने बोला कि मुझे अडॉप्ट करा गया था जब मैं बहुत छोटा बेबी था, और ये मुंबई की स्कूल में हुआ था, और उसको पुणे की एडॉप्शन एजेंसी से अडॉप्ट करा था। तो उसने अपनी स्टोरीज पूरी क्लास के सामने शेयर करी कि मेरे पेरेंट्स ने, मैं जब 3-4 महीने का था मुझे अडॉप्ट किया गया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। हम लोग अभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी उस एडॉप्शन एजेंसी में जाते हैं। और उसने लास्ट में ये भी कहा कि उस एडॉप्शन एजेंसी से जितने बच्चे हैं, मैं प्रे करता हूँ कि उनको भी एक लविंग फैमिली मिले। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पेरेंट्स ने कितने अच्छे से बच्चे को ग्रूम किया है ताकि वो वर्ल्ड को फेस कर सकता है, कितनी भी डिफरेंसेस आए, कितने भी सार्केस्टिक कमेंट आए, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एवरीथिंग। सो दिस इज़ कॉल्ड पेरेंटिंग। तो आप अगर एक नॉवेल्टी नहीं बनाएंगे इस चीज़ को लेके, तो डेफिनेटली चीज़ें आसान होगी आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी। अगर बच्चे बड़े हों, या फिर कभी कभी ऐसे लगता है ना कि ये भले पॉजिटिव में लिया हो, ये थॉट उनका पॉजिटिव हो, क्लियर हो, ये सब हो, लेकिन एक टाइम के बाद में अगर किसी भी रीज़न से बच्चा चाहे कि मुझे अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को ढूंढना है, तो फिर पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो किस तरह से बच्चे का साथ दे? बिल्कुल। सी बच्चे की ये जो अर्ज है अपने पेरेंट्स को ढूंढने की, एक तो लीगली उनको ये अलाउड है कि वो 18 इयर्स के बाद अपनी रूट सर्च के लिए जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर पेरेंट्स इस चीज़ में बच्चे का साथ दे तो वो काफ़ी बड़ा मॉरल सपोर्ट उस बच्चे के लिए होता है। बच्चा ऑलरेडी एक डायलेमा में है कि उसको जानना है कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, बट एक पॉइंट पे पेरेंट्स को ये भी अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे की ये जो अर्ज है वो इसलिए नहीं है कि वो इस फैमिली को छोड़ के अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ रहना चाह रहा है या वहाँ जेल होना चाह रहा है। वो केवल एक क्यूरियोसिटी है, और शायद वो क्यूरियोसिटी उस रूट सर्च के बाद ख़त्म भी हो जाए। तो कई सारे अडॉप्टीज़ हैं जिन्होंने रूट सर्च किया है, नॉट टू गो एंड स्टे विद द बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बट जस्ट उनको जानना था कि ऐसी क्या सरकमस्टेंसेस रही या ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसके कारण उनको एडॉप्शन की प्रोसेस में आना पड़ा। ये भी एक बात है। कुछ अडॉप्टीज़ ऐसे भी होते हैं जो रूट सर्च की बात से ही मुकर जाते हैं, उनको रूट अच्छा। सर्च करना नहीं है, ऐसा भी वो खुद ही बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जिन पेरेंट्स ने मेरा पालन पोषण नहीं किया, मैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखना चाहता हूँ। जो आज मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे संभाला, पाला, पोसा और बड़ा किया, मैं केवल उनके ही साथ रहना चाहता हूँ, उनकी ही बारे में सोचना चाहता हूँ। तो ऐसे दोनों तरीके की एडॉप्टीज़ हैं। और ये भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चे को सरेंडर किया है, अगर उन्होंने कहीं ये लिख कर दिया है, फॉर एग्जांपल अगर अनवेड मदर है या कोई ऐसी मदर है जिसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अगर ये बच्चा आया हुआ है, तो उस केस में अगर उस मदर ने उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करने से मना किया है, तो शायद रूट सर्च करते समय भी उस बच्चे को उस फैमिली के या बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में पता नहीं चल सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी उसमें है। तो पेरेंट्स का रोल केवल यही रहेगा कि वो अपने बच्चों के साथ इस जर्नी में बने रहे, उनको जो भी मॉरल इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय, उसमें वो उनके साथ रहे। कभी ऐसा होता है कि अडॉप्शन हो गया, उसके बाद में पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, कभी ऐसा होता है?
जी, बहुत बार स्पेसिफ़िकली ओल्डर केसेस में ये जो डिसरप्शन केसेस जिसको बोले जाते हैं, जहाँ पे बच्चा लौटा देने की चीज़ें हो रही है, वो अभी देखा गया है। और इसमें अगेन प्रॉपर एक्सपेक्टेशन सेटिंग विद बोथ द पार्टीज़, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, हो नहीं पा रही है कहीं न कहीं, तो उसके वजह से ये इश्यूज़ आते हैं। बट इसके लिए इलाज यही है कि एक पोस्ट एडॉप्शन काउंसलिंग मैकेनिज़्म बनाई जाए, जो कि कहीं न कहीं कारा और इस क्षेत्र में काम करने वाले जो एनजीओज़ हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, ताकि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल पाए। दूसरी चीज़, जब ओल्डर चिल्ड्रन की एडॉप्शंस हो रही है, तो प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना प्रिपरेशन करी जाए पेरेंट्स के लिए, कि वो एक सही तरीके की एक्सपेक्टेशन सेटिंग करें, और एक डूज़ एंड डोंट्स, जो चीज़ें उनको करनी ही है और नहीं करनी है, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके अगर उनको उससे अवगत किया जाए, तो शायद काफ़ी प्रॉब्लम कम हो सकती है। सिमिलरली बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे, और उस बच्चे की जो मानसिकता है उसको समझने के लिए पेरेंट्स की तैयारी हो। क्योंकि देखिए, बच्चा एक काफ़ी समय उसने संस्था में बिताया है, उसके आजू बाजू करीब 50 से ज़्यादा बच्चे रहे हैं, वो केओस, वो रूटीन, उसकी उसको आदत है। घर जाने के बाद एक 4-5 लोगों की फैमिली अगर है, तो वो एक बहुत बड़ा साइलेंस, जो कि लोनलीनेस के करीब जाने वाला है, इस तरीके का माहौल उस बच्चे के आसपास बन जाता है। दो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कंफर्ट है, बट उसकी फ्रेंड्स जो है उसको उसने छोड़ा है। जो केयर टेकर, केयर गिवर्स संस्था में थे, उससे वो दूर आया है। तो बच्चे के लिए ये हार्ड टाइम है, एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम लगेगा, और वो समय पेरेंट्स को भी धीरज रख के देना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स 1 या 2 महीने में ही इसमें गिव अप कर दे, तो वो डिसरप्शन की केसेस बन जाते हैं। बट अगर पेरेंट्स समझ-बूझ से काम ले, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। यहाँ तक कि अगर ये बॉन्ड सही में सही तरीके से क्रिएट हुआ, तो जो लैंग्वेज डिफरेंसेस है, या जो ईटिंग हैबिट्स जो अलग अलग है हर कल्चर में, वो भी मायने नहीं रखता है। मतलब हमारे पास ऐसे भी केसेस है जहाँ 11 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चों के भी एडॉप्शन हुए हैं। मतलब अगर आपने कभी सुना होगा कि सोलापुर में एक पंढरपुर नाम का प्लेस है, जो कि बहुत ही छोटा सा टाउन है, और उस संस्था में 11 साल की बच्ची जो रही है, जो केवल मराठी बोलती है, मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई है, ऐसी बच्ची की जो कारा थ्रू मैचिंग है, वो चेन्नई के कपल द्वारा हुई। और ये चेन्नई के जो कपल थे, इनको हिंदी नहीं आती है, तो इनके लिए मीडियम ऑफ लैंग्वेज वाज ओनली इंग्लिश, और इस बच्चे को इंग्लिश भी नहीं आती है। तो उन्होंने केवल ये सोच के आगे अपने कदम बढ़ाए कि ये जो प्लेस है पंढरपुर, वहाँ पे काफ़ी एक बड़ा देवस्थान है विट्ठल जी का। हाँ, विट्ठल और रुक्मिणी का। ये जो कपल थे, इनकी बिलीफ सिस्टम है बालाजी में, तो उन्होंने वो को रिलेशन बना के अपना डिसीजन बनाया। उन्होंने जाके बच्चे से बात करी, मतलब दोनों एक दूसरे को बातचीत से तो समझ नहीं पाए सही बात है। बेसिकली। और जाते समय इन्होंने प्रिपरेशन भी बड़ी की थी, कि उन्होंने मराठी की डिक्शनरी लेकर गए थे, ताकि हेल्प करे बच्ची से बात करने का। और इस बच्ची को जब उन्होंने अडॉप्ट करा, उसके बाद भी उनको काफ़ी सारी इश्यूज़ फेस करने पड़े, क्योंकि मराठी मीडियम स्कूल तो था नहीं वहाँ पे चेन्नई में। तो इस बच्ची का स्कूलिंग को लेके उनको काफ़ी स्कूल के चक्कर लगाने पड़े। स्कूल मना कर रहा था बच्ची को लेने के लिए। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी रेफरेंसेस लगा के एक स्कूल में उसकी एडमिशन कराई, बट स्कूल ने भी बोला कि हम उसको 2 स्टैंडर्ड नीचे की क्लास में एडमिशन देंगे, क्योंकि हम लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं है कि वो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो कर पाएगी, कोप अप कर पाएगी या नहीं। तो उस चैलेंज को भी उन्होंने स्वीकार करके उस बच्चे को हेल्प करा।
एजुकेशन में करा, बाकी सोशलाइज होने में भी मदद करी। आज वो बच्ची भरतनाट्यम डांस सीखती है, स्कूल में वो 80% के अबाव स्कोर करती है। जब मेरी उससे रिसेंटली बात हुई, आज वो 14 इयर्स की है, तो जब मेरी रिसेंटली बात हुई, उसको अभी एक अक्षर भी मराठी का नहीं पता है, उसने पूरी बात मेरे से इंग्लिश में करी। उसने मुझे बताया कि मैंने उससे काफ़ी सवाल पूछे कि भाई बहुत सारे डिफरेंसेस थे तो कैसे मैनेज किया, खाने पीने का इधर अलग सिचुएशन है, हाँ। उधर अलग था, तो कैसे अभी क्या होता है, मम्मी आपके पसंद का खाना बनाते हैं क्या? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मम्मी के पसंद का खाना अब मैं बनाती हूँ। तो मतलब सी अगर एडजस्ट हो गए वो अच्छे से। हाँ, अगर ये लव एंड बॉन्ड अगर क्रिएट हो जाता है, वो अफेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो लैंग्वेज और बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें कोई मायने नहीं रखता है, तो वो अपने आप बच्चा एडजस्ट कर लेगा। इट्स ओनली विद द अडल्ट वेदर द अडल्ट्स आर रेडी टू एडजस्ट एंड जेल विद द चाइल्ड। तो कारा के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया से अडॉप्शन कर सकते हैं, या आप चूज़ करते हैं कि ये स्टेट से होना चाहिए या रीजन से होना चाहिए, ऐसा कुछ है, या फिर बच्चे का अडॉप्शन ऑल ओवर इंडिया से हो सकता है? सो जब आप कारा में रजिस्टर करते हो तो आपको एक ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस है। पहला तो ऑप्शन ये है कि ऑल ओवर इंडिया, तो जो कपल को कोई इशू नहीं है ट्रैवल करने में किसी भी पार्ट में से, तो वो ऑल ओवर इंडिया का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास 3 स्टेट्स के ऑप्शन चूज़ करने का प्रावधान है, और उसमें से आपकी एक स्टैटिस्टिक्स देखकर आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि कहाँ ज़्यादा अडॉप्शन एजेंसीज़ है या कहाँ बच्चे ज़्यादा अवेलेबल है। उस बेस पे भी आप स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके कुछ कनेक्शन हो गया, आपके रिलेटिव्स है, क्योंकि आपको शायद 2-3 बार ट्रैवल करना पड़े, तो इस तरीके से भी कपल अपना डिसीजन स्टेट प्रेफरेंस रखते हैं। अडॉप्शन की प्रोसेस में टाइम तो लग सकता है, तो वो कितना टाइम लग सकता है? सो ये डिफ़र करता है अगेन बच्चे की अवेलेबिलिटी में, और कारा में जो एडॉप्शन के लिए एलिजिबल बच्चे हैं, इनकी अवेलेबिलिटी हर महीने चेंज होती रहती है, हर दिन भी चेंज होती है। ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये है कि बच्चे को भी एक प्रोसेस से गुज़रना होता है। जैसे बच्चा मिलने के बाद उसको लीगली फ्री डिक्लेयर होने तक कम से कम 60 डेज़ उसका वेट करते हैं, और उसके बाद लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन आने के बाद ही वो बच्चा प्लेस होता है। तो ये एक रीज़न है कि डिले होता है। दूसरा चीज़, अगर आपकी प्रेफरेंसेस छोटे बच्चे के लिए है तो उसके लिए वेट पीरियड ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में जो पेरेंट्स हैं वो उनकी प्रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए है। बट अगर आप थोड़ा सा ये सोचें कि ओल्डर बच्चों के लिए भी पेरेंटिंग और पेरेंट्स होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि छोटे बच्चों के लिए, तो शायद आपका वेट पीरियड कम हो सकता है। तीसरी कैटेगरी एक और है जो सिबलिंग और ट्विंस के लिए अगर आप प्रेफरेंस रखते हो, तो अगेन आपकी जो वेटिंग पीरियड है वो रिड्यूस होगी। और एक फीचर इसमें ये है कि हर फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कारा में एक इमीडिएट प्लेसमेंट करके सेगमेंट आता है, जिसमें वो बच्चे उनका प्रोफाइल फ्लैश होता है जिनको शायद किसी वजह से एडॉप्शन में प्लेस करने में बहुत टाइम लग गया है एंड दे आर वेटिंग। सो अगर इस कैटेगरी में फ्लैश हो रहे बच्चों की प्रोफाइल और फ़ोटो देखकर अगर आपको उन बच्चों के साथ कनेक्ट फील होता है, तो आपकी एडॉप्शन जस्ट 1 क्लिक अवे है। सो डेफिनेटली इन चीज़ों पे अगर पेरेंट्स सोचे तो वेट पीरियड कम भी हो सकता है। और स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँगी कि अब जिस तरह से फंक्शंस हो रहे हैं या जिस तरह की प्रोविजंस कारा लेकर आ रहे हैं, जो ओल्डर बच्चे हैं वो एडॉप्शन की पूल में आने की जो संख्या है वो शायद बढ़ जाएगी। तो पेरेंट्स को भी प्रिपेयर होना होगा कि अगर वो ओल्डर बच्चों के लिए अपना मन बना ले, अपना डिसीजन बना ले, तो शायद वेट पीरियड काफ़ी कम हो सकता है।
एक और अभी रीसेंट डेवलपमेंट जो जे एक्ट अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, उसके बाद से जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ये है कि पहले जैसे अडॉप्शन के जो केसेस थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते थे और काफ़ी पेंडेंसी रहा करती थी, बट अब ये मैटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास डाइवर्ट करे गए हैं और इसके वजह से जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है अडॉप्शन ऑर्डर इशू करने के लिए वो काफ़ी कम हो गई है। तो हो सकता है कि जो पूरी प्रोसेस में लगने वाला टाइम है वो भी कम हो जाए, तो ये काफ़ी एक वेलकमिंग चेंज है। थैंक यू सो मच लूसी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू माधवी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच लूसी। अगर आप अडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, अच्छे से सोचें, समझें और फिर डिसीजन लें, क्योंकि ये आपके साथ साथ बच्चे के लिए और आपके परिवार के लिए भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कारा के डिटेल्स के साथ साथ लूसी के भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। Until then, stay kind, stay hopeful, and stay connected with Imperia Connects.